प्रोसेस कर लिया, डाटा को हमने सेट कर लिया, उसके बाद हम चाहते ये हैं कि हम समझ सकें कि डाटा के अंदर ऐसा है क्या। मैं कर अच्छा, तो हम ये देखना चाहते हैं कि डाटा के अंदर है क्या, ताकि हम समझ सकें कि बेसिकली वो क्या चीज़ें हैं, क्या फीचर्स हैं, या किस किस्म का डाटा है जो कि हमारे पास अवेलेबल है और उसके ऊपर किस किस्म की प्रोसेसिंग हो सकती है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के अंदर जो आइडिया है वो ये है कि आप एक अप्रोच डिफाइन करते हैं, एक ऐसी अप्रोच जो कि आपको अलाउ करेगी कि आप अपने डाटा को समझ सकें और फिर अप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज़ कर सकें अपने डाटा के हिसाब से, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर सकें। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस होता है या कुछ और क्लस्टरिंग वगैरह की टेक्निक्स हैं, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि आपके डाटा में है क्या, और यही काम हम EDA के अंदर करते हैं, विच इज़ एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। सो जो बेसिक गोल है EDA का वो ये है कि हम समझ सकें कि डाटा है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है, कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं डाटा के अंदर, क्या पार्ट्स हैं उसके। लेकिन इसके अलावा कुछ सेकेंडरी गोल्स भी हैं। सेकेंडरी गोल्स जो हैं हमारे वो ये हैं कि तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें किस किस्म के मॉडल्स लगाने चाहिए अपने डाटा के ऊपर, या किस किस्म के एल्गोरिथम्स हमें यूज़ करने चाहिए अपने डाटा के साथ। क्या हमारे डाटा में कोई आउटलायर है? आउटलायर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास डाटा सिंपल नंबर्स की फॉर्म में हो 1 2 3 4 5 और 100, तो इसमें जो 1 2 3 4 5 है बहुत नज़दीक है, लेकिन जो 100 है वो एक आउटलायर है। तो अगर आपके डाटा में आउटलायर हैं वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के ज़रिए। प्लस ये कि जो आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं वो किस हद तक रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब ये है कि आपके पास एक पर्टिकुलर डाटा सेट है जिसको यूटिलाइज करते हुए उसके ऊपर आप कोई एल्गोरिथम रन करेंगे एंड यू विल रीच अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन है, ये जो भी आपने मेथोडोलॉजी अप्लाई की है अपने एग्जिस्टिंग डाटा सेट के ऊपर, अगर आप यही मेथोडोलॉजी उठा के एक और डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करें जो कि अनसीन हो, सेम फॉर्मेट, तो क्या आपके सेम कंक्लूजन आएंगे या आपके डिफरेंट कंक्लूजन आएंगे? ये रोबस्टनेस है। ठीक है, फिर हमारे पास जो और चीज़ें आ सकती हैं उसमें फिर काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली इसका आइडिया ये है कि हमें समझ ये आती है आपने डाटा को कैसे प्रोसेस करना है इन ऑर्डर टू रीच अ पर्टिकुलर डिसीजन या रीच सम काइंड ऑफ अ कंक्लूजन। वी डोंट नो व्हाट दैट कंक्लूजन इज, लेकिन उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो EDA का तरीका है ये काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम क्लासिकल एनालिसिस। जो क्लासिकल एनालिसिस की टेक्निक्स थी उसमें टिपिकली ये होता था कि हम एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते थे, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट हम डाटा कलेक्ट करते हैं जो डाटा एक्विजिशन का काम है, एक मॉडल लगाते हैं, ठीक है, डाटा के ऊपर मॉडल फिट करने के बाद डाटा के ऊपर हम जो उसका रिजल्ट आता है उसका एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस की बेसिस के ऊपर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। एक और भी हमारे पास तरीका है विच इज़ अ बेजियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बेजियन तरीका जो है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक तरीका है जिसका आइडिया ये है कि आप एक प्रॉब्लम डिफाइन करें, डाटा पिक करें, जो भी आपके पास डाटा आता है उसके ऊपर एक मॉडल लगाएं, मॉडल से आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है प्रायर कि जो आपका एग्जिस्टिंग डाटा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स की अकरेंस की या कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की। जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है फिर आप इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और उससे कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल बेजियन वगैरह जो हैं ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड इन मैथमेटिक्स बेस थ्योरम जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशन वगैरह के टास्क के लिए यूज़ होते हैं। इनका आइडिया ये होता है कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास के अंदर बच्चे आपने अलग अलग करने हैं फ्यूचर क्विजेज़ के लिए, तो आप सिंपल सा काम है आप उनके जितने पास्ट क्विजेज़ हैं उनका रिकॉर्ड आप पिक करें और उसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशंस चेक करें कि कौन सा क्लस्टर जो है ना किस किस्म का क्लस्टर एक अच्छा परफॉर्म करता है, कितने बच्चे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑन एवरेज क्विजेज़ में, कितने बच्चे हैं जो अच्छा नहीं परफॉर्म करते। तो आपके पास एक मॉडल आ जाता है, तो यू विल फिगर आउट कि अच्छा 10% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना क्लास में वो आपके क्विजेज़ हमेशा 100% ठीक करेंगे और अबाउट 10% बच्चे जो है ना क्लास में वो आपका क्विज़ बिल्कुल गलत करेंगे, तो दे विल गेट 0 मार्क्स। और ऑन एवरेज जो है ना आपके पास बाकी के जो 80% स्टूडेंट्स हैं दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज 2 मार्क्स। So you can pick this particular distribution
अप्लाई टू एनी फ्यूचर क्विज एंड से कि अच्छा अगर मैं एक क्विज ले लूँ आज, तो उसमें मेरी क्लास के अंदर कितने बच्चे होंगे जो कि 100% मार्क्स ले रहे हैं, ये कितने बच्चे होंगे जो कि 0% मार्क्स ले रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेकिन बेसिक आइडिया इसके पीछे यही है कि आप एक मॉडल डाटा पिक करें, उसके ऊपर मॉडल लगाएं, फिर प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें। ईडीए ये कहता है कि आप ये काम ना करें, इससे बेहतर ये है कि आप प्रॉब्लम डिफाइन करें, डाटा कलेक्ट करें, पहले इसके ऊपर एनालिसिस करें, पहले डाटा को समझें कि डाटा क्या है, और डाटा के ऊपर एनालिसिस करने के बाद आप अपना मॉडल चूज करें, फिर मॉडल जो भी आपको कंक्लूजन देता है आप उसको एक्सेप्ट कर लें। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जगह जहां हमें अपने डाटा को मॉडल पे फिट करना है या मॉडल को डाटा पे फिट करना है, एक जगह पे हमने मॉडल को डाटा पे फिट करना है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका एनालिसिस करना है। दूसरी जगह हमने पहले डाटा को एनालाइज कर लिया है और हमने ये समझ लिया कि हमें किस किस्म के मॉडल्स अप्लाई करने हैं। ये जो मॉडल है ना, बाय द वे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एल्गोरिथम है या एक ब्लैक बॉक्स है जो जिसका काम ये है कि आप उसको कुछ इनपुट दें और वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो इनपुट है ना इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स को, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी डाटा हो सकता है, आउटपुट के अंदर जो है वो आपको प्रोड्यूस करके दे देगा किसी किस्म का कंक्लूजन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे इमेजिनरी ब्लैक बॉक्स है, इस ब्लैक बॉक्स को मैं क्वाइट सिंपली इनपुट देता हूँ 1 या 0, इफ इट इज एबल टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एन आउटपुट, तो दैट्स इट, ये ब्लैक बॉक्स इट्स डन। इसको कंप्यूटिंग की टर्मिनोलॉजी में ट्यूरिंग मशीन भी कहते होते हैं, ऑफ कोर्स इट्स वेरी बेस। इसका एग्जांपल अगर आपने इस तरह से देखनी हो कि अगर आपके पास एक ऐसा ब्लैक बॉक्स हो जिसको आप एक नंबर पास करें और वो आपको सिर्फ ये बता सके कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपने नंबर पास किया है वो इवन है या ऑड है, तो फिर यू कैन मेक सम काइंड ऑफ अ कंक्लूजन। अब मैं उस ब्लैक बॉक्स को नंबर पास करता हूँ 3, इट विल टेल मी ऑड। मैं उसको नंबर पास करता हूँ 5, इट विल टेल मी ऑड। सो आई कैन मेक सम काइंड ऑफ कंक्लूजन कि अच्छा 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। फिर मैं उसको पास करता हूँ 4, तो इट विल टेल मी इवन। तो मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि अच्छा 4 एक इवन नंबर है। सही हो गया। इसी तरह मैं उसको नंबर्स पास करता जाऊँ, इट विल कीप ऑन टेलिंग मी कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इसी की एडवांस्ड फॉर्म जो है ना इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स की, ये जो भी एक हमारे पास एक इमेजिनरी ब्लैक बॉक्स है, इसकी जो एडवांस फॉर्म है वो ये पर्टिकुलर मॉडल है। इस मॉडल को डाटा इनपुट के तौर पे जाएगा और ये मॉडल आपको बताएगा उसके अगेंस्ट कुछ कंक्लूजन्स वगैरह करके बना के दे सकता है। ठीक है, जो टेक्निक्स हैं हमारे पास ईडीए की वो बहुत सारी हैं। ठीक है, इसमें हम सब टेक्निक्स तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निक्स हम ज़रूर फॉलो करेंगे। जो स्टार्टिंग 1 बाय 1, सबसे पहली टेक्निक है वो है हमारे पास यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब ये है कि हमारे लिए एक वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ना डाटा का, या एक ही हमारे डाटा के अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। जो डाटा के अंदर वेरिएबल होता है ना, वो ये डिटरमाइन कर रहा होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम डाटा अपना पिक करना शुरू करते हैं, अपना सारा राइट, अपने डेमोग्राफिक्स पिक करना शुरू करते हैं, तो हमारा नेम एक वेरिएबल हो सकता है, हमारी एज एक वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल। जब आपके डाटा सेट में इस तरह से वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हो कि आपने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एज के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो दिस विल गो इनटू यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनि इज वन और वेरिएट इज वेरिएबल, तो एक वेरिएबल का एनालिसिस है। ये जो यूनिवेरिएट एनालिसिस है, इसके लिए हम टिपिकली कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करेंगे जो कि हमें ये बता रही हो कि जो हमारा एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे देखना हो कि कितने बच्चों को रेड कलर पसंद है, कितने बच्चों को ब्लू कलर, कितने ग्रीन कलर, येलो, पिंक, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम बच्चों से इनपुट लेते हैं, उसके बाद हम इसको सिंपली प्लॉट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा ज़्यादातर बच्चों को येलो पसंद है, फिर रेड पसंद है, फिर ब्लू, फिर पर्पल और फिर फाइनली ग्रीन। ये एक यूनिवेरिएट एनालिसिस है। इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या था, ये कलर्स जो कि बच्चों को पसंद है। ठीक है, अभी इसी तरह से हमारे पास जो यूनिवेरिएट एनालिसिस है उसके कुछ पर्टिकुलर जो है ना ऑब्जेक्टिव्स हैं, या उसके कुछ पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि तरीक़ाकार हैं जिनसे हम कुछ
आउटपुट निकाल रहे होंगे। इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम निकालते हैं, मतलब ऐसे स्टैटिस्टिक्स जो कि हमें डाटा डिस्क्राइब करके देंगे। फिर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डाटा में है क्या, वो जो आउटपुट आई है उसका क्या मतलब है, और फिर फाइनली हम उसको विजुलाइज करते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं वहाँ पे हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आती हैं जिसमें मीन, मीडियन, मॉड आता है, और दूसरा हमारे पास आता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसका काम ये है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि मिड पॉइंट कहाँ पे है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कार्स का डाटा है, एमपीजी है, ठीक है, माइल्स पर गैलन, सिलेंडर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट है, हॉर्स पावर है, और ड्रैट है समथिंग, ठीक है, विच इज रियल एक्सल रेशो, ड्रैट। ये हमारे पास सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, ढेर सारे, राइट। इसमें हम कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है ना उसको हम देखना चाहते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि ऑन एवरेज इन सारी गाड़ियों के जो पर्टिकुलर हॉर्स की एवरेज हॉर्स पावर क्या है। तो हम सिर्फ एक वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं हॉर्स पावर का, और हम इसके अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं एवरेज हॉर्स पावर। जब हम एवरेज हॉर्स पावर निकालने की कोशिश करते हैं, इफ यू लुक एट दीज पर्टिकुलर नंबर्स, तो यहाँ पे एवरेज जो है, जो कि एक सेंट्रल टेंडेंसी का मैयर है, उसके लिए हम मीन यूज कर सकते हैं। और मीन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, कार है कि आप इन सब नंबर्स को ऐड करें, फिर इसका जो काउंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इन सब नंबर्स को ऐड करें, 8 से डिवाइड करें, दिस विल गिव यू अ नंबर। ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये एवरेज हॉर्स पावर है इन सब गाड़ियों की। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो मीडियन है। अब मीडियन के केस में हम जानना ये चाहते हैं कि अच्छा जो माइल्स पर गैलन है, जो पर्टिकुलर माइलेज जिसको हम कह सकते हैं, इन सारी कार्स की, इसमें हमारे पास सेंट्रल वैल्यू क्या है। अब माइल्स पर गैलन कैलकुलेट करते हुए हम चाहते हैं कि जो हम पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करें वो नियरेस्ट होनी चाहिए इन्हीं एग्जिस्टिंग वैल्यूज के। हम ऐसा नहीं, या इन्हीं में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं चाहते कि अच्छा इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो जाए, इट डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी 103 थी, जो कि विच इज नॉट इवन क्लोज टू एनी ऑफ दीज वैल्यूज जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज आए जो कि नजदीक हो हमारी इन पर्टिकुलर जो गिवन वैल्यूज हैं उनसे। इस काम के लिए हम मॉड यूज कर सकते हैं। मॉड को करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इन सब एंट्रीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एंट्रीज हैं। तो ये 8 एंट्रीज हैं, ये हमने पीछे देखा था। क्योंकि ये 8 एंट्रीज हैं तो इसके जो दरमियान की दो वैल्यूज हैं, विच इज 22.8 और 23, फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस द मिडिल वैल्यू। अगर ये सिर्फ 7 वैल्यूज होती तो हम इसके अंदर से फोर्थ वैल्यू पिक करते और वो हमारे पास मीडियन होता, ठीक है। तो ये मीडियन हो गया। फिर हमारे पास आता है मोड। अब अगर आप ये देखिए सिलेंडर्स के केस में क्या है। सिलेंडर्स के केस में जब हम देखना चाहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है यहाँ पे डिटरमाइन की जाएगी बेस्ड अपॉन कि कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, ठीक है। क्योंकि अगेन हम इसी पर्टिकुलर वेरिएबल जो सिलेंडर वाला है, इसी के अंदर से एक वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वो हमने पिक करनी है। अब अगर आप यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, 6, तो वी पिक आउट 6। ये हो गया हमारे पास मोड। फिर हमारे पास आ जाता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ स्प्रेड। मेजर्स ऑफ स्प्रेड का काम ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर डाटा है वो कितना वेरिएबल है, उसके बाउंड्रीज कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इसमें सबसे जो आसान तरीका है, सबसे जो बेसिक आइडिया है वो हमें मिलता है रेंज से। रेंज हमें सिर्फ ये बताता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। इन दोनों के जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो वो हमें रेंज बता सकता है कि रेंज क्या है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में अगर हमने चेक करना हो कि हमारे पास एमपीजी की रेंज क्या है, तो मैक्स वैल्यू पिक करें 23 माइनस 21, रेंज क्या है 2, ठीक है। यहाँ पे क्या रेंज है, 160 इज द मैक्स वैल्यू, 108 इज द मिनिमम वैल्यू, तो आई थिंक अबाउट 52 इज द रेंज, ठीक है। तो रेंज जो है हमारे पास स्प्रेड का सबसे बेसिक जो है ना वो मैयर है। फिर हमारे पास आता है एक चीज जिसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है
ये बेसिकली हम यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमारा मैक्सिमम डाटा कहाँ लाई करता है। इसके पीछे आइडिया ये होता है कि आप अपने पूरे डाटा, जितना भी डाटा है आपका, उसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 3 नंबर्स चाहिए, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 जो है दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि 25% ऑफ द डाटा इज बिफोर दिस पर्टिकुलर क्वार्टाइल 1 पॉइंट एंड 75% ऑफ द डाटा इज आफ्टर दिस क्वार्टाइल 1 पॉइंट। ठीक है, ये क्वार्टाइल वो परसेंटाइल पॉइंट्स के जरिए होगा। आपके 50th जो परसेंटाइल है, ठीक है, दैट इज योर क्वार्टाइल 2, और आपका जो 75th क्वार्टाइल है दैट इज योर 75th परसेंटाइल इज योर क्वार्टाइल 3। यहाँ पे व्हेन यू सब्ट्रैक्ट क्वार्टाइल 3 फ्रॉम क्वार्टाइल 1 यू बेसिकली गेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम डाटा है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो इस जगह पे लाई कर रहा है। आपने ये वाली जगह जो है ना, ये वेरिएबिलिटी आपने इसको कैप्चर करनी है। इसके फायदे हैं, ये मैं आपको आगे जाके इसके फायदे भी दिखाता हूँ कि इसके क्या फायदे हैं। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वेरिएंस का। वेरिएंस का मतलब ये है कि जो हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल है, ठीक है, वो अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना ज़्यादा डिफर करता है। इसका मतलब ये है कि आपने बेसिकली हर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है अपने मीन से, स्क्वायर करना है, सबको सम करेंगे, और उसके बाद अगर तो आपने एक वो पर्टिकुलर सैंपल उठाया हुआ तो आप उसको डिवाइड कर दें बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो अगर हमारे पास ये एग्जांपल है, जैसे इसमें हमारे पास एक मीन आ जाता है, क्या था मीन, 22 पॉइंट, आई डोंट रिमेंबर इसका मीन। अच्छा, इसके कर लेते हैं। इसका मीन है 103.625। आप बेसिकली 110 माइनस 103.625 करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर करेंगे। इसी तरह आप ये सारी एंट्रीज के साथ करते जाएंगे, जो सबको सम कर देंगे, सम करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे बाय n and that will give you the variance of this particular variable HP। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ये बताता है कि जो मीन है, मीन से कितना आगे आपका जो है ना वो आपके डिफरेंट डाटा पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, कितना मैक्सिमम आपके डाटा पॉइंट्स जा सकते हैं, डिस्पर्शन क्या है आपके डाटा की। और ये जो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसी चीज को, ये जो वेरिएंस में हो रहा है ना कैलकुलेट, इसी को अगर आप एक इसका स्क्वायर रूट ले लें तो दैट विल गिव यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये जो मेजर्स है ना, ये हम यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर डाटा सेट, ताकि हम समझ सकें कि हमारे डाटा सेट की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और उसका स्प्रेड क्या है। दिस इज टिपिकली यूजफुल जब हमारे पास जो डाटा है वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो या किसी ऐसे कैटेगोरिकल फॉर्म में हो जिसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, जो की स्टेप्स हैं हमारे पास, वहाँ पे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बेसिकली डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको इंस्पेक्ट करते हो यूजिंग यूनिवेरिएट एनालिसिस, और फिर आप उसके ऊपर क्लीनिंग कर सकते हो। जो तीसरा पार्ट है वो विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन का काम ये है कि ये जो हमने मेजर्स उठाए ना, इनको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, इनको हम कैसे शो कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो बिजनेस एनालिस्ट हैं या जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है, उनको हम काफ़ी सारा डाटा सिंपल और इजी टू रीड प्लॉट्स के अंदर शो कर सकें। इसमें जो हमारे पास आइडियाज़ हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बॉक्स प्लॉट। अब ये जो बॉक्स प्लॉट है ना, ये एक सिंगल प्लॉट है जो कि 5 चीज़ें शो कर रहा होता है। ये जो 5 चीज़ें हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और मीडियन आते हैं। ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी, मीडियन भी आएगा, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की वैल्यूज भी आएंगी, और फिर आउटलायर्स जो हैं वो अलग से भी प्लॉट होंगे। आइडिया इसका ये होता है कि ये जो बॉक्स प्लॉट है, या इसको कभी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो मीडियन है वो ये वाली लाइन है, क्वार्टाइल 1 ये वाली लाइन है, क्वार्टाइल 3 मैक्सिमम वाली लाइन है। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है। तो टिपिकली ये जो विस्कर है ये 25% होता है और ये भी 25%, क्योंकि क्वार्टाइल 3 से ऊपर 25% डाटा है और क्वार्टाइल 1 से नीचे 25% डाटा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो विस्कर्स हमने बनाने ना, जो वैल्यू है, ये हम फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पे नहीं शो करते, बल्कि हम सिंपली ये करते हैं कि 1.5 टाइम्स IQR लेते हैं जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और जो मिनिमम वैल्यू है 1.5 टाइम्स IQR बिलो है Q1,
और मैक्सिमम वैल्यू 1.5 टाइम्स IQR अबव Q3 है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट हमारे आउटलायर्स हैं, ठीक है, जो इस सारे से बाहर हैं किसी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से, लेट्स से 1.5 IQR से कम है या 1.5 IQR से ज़्यादा है, वो सारे इंडिपेंडेंटली प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये प्लॉट किया ना इंडिपेंडेंटली, इस तरह से इंडिपेंडेंटली प्लॉट हो जाएंगे। ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। अगर आप इसको शो करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपका बिजनेस एनालिस्ट है, ही कैन मेक सेवरल डिसीजंस ऑन इट, लाइक मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन वी हैव अ हिस्टोग्राम। अभी हिस्टोग्राम जो है ये खासतौर पे ग्रेडिंग वगैरह में और इस तरह की चीज़ों में बड़ा यूज होता है। इसका काम ये है कि हम यहाँ पे जो है वो टेबुलेटेड फ्रीक्वेंसीज शो करते हैं। टेबुलेटेड फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये है कि हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट कितने आइटम्स हैं जिन्होंने वो वैल्यू अचीव की है। इसका मतलब है कि अगर हमने एक क्लास के स्कोर्स देखने हो, ठीक है, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 10 मार्क्स लिए होंगे, कुछ ने 9, कुछ ने 8, कुछ ने 7, सो इफ वी कैन प्लॉट दोज कि अच्छा 4 बच्चों ने 10 मार्क्स लिए हैं, 5 बच्चों ने 9 मार्क्स लिए हैं, कुछ बच्चों ने 8 मार्क्स लिए हैं, तो हमारे पास एक हिस्टोग्राम डेवलप हो जाता है। इससे हमें आइडिया हो सकता है कि हमारे जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो या हमारे बेसिकली जो भी बच्चे हैं जिन्होंने क्विज वगैरह दिए, वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने बच्चे हैं जो कि 10 मार्क्स ले रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो 9 ले रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो 0 ले रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से जो इसके अंदर और बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं जहाँ पे ये यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन आइडिया इट रिमेन्स द सेम कि आपने फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो प्लॉट करनी होती है यहाँ पे ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, देन वी हैव समथिंग नोन एज QQ प्लॉट या क्वार्टाइल प्लॉट। ये जो क्वार्टाइल प्लॉट होता है, इसमें ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल के क्वांटाइल्स कैलकुलेट करते हैं, दूसरे वेरिएबल के क्वांटाइल्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आप उन सारों को प्लॉट कर देते हैं अपने पास एक ही जगह पे। वंस यू प्लॉट बोथ ऑफ देम, उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करके थ्योरेटिकल उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लोज टुगेदर हैं या इनके बीच में कुछ आउटलायर्स भी हैं। अब जितने पॉइंट्स आपके इस डायगोनल लाइन के करीब करीब होंगे, वो सारे एक अच्छा फिट इंडिकेट कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपके दो नंबर्स हैं, उन दोनों को आप क्वांटाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, दोनों को कंपेयर करें, तो आपको ये बता सकता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल थी ना पिछली, अगर हम इन दोनों के क्वांटाइल्स क्रिएट करें, HP का भी डिस्प्ले और इसका भी डिस्प्लेसमेंट का भी, तो हमें पता लग सकता है कि क्या जो स्प्रेड है डिस्प्लेसमेंट का और HP का, क्या इज इट रिलेटेड और नॉट। इस तरह की चीज़ों के लिए हम QQ प्लॉट्स जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास सारे आइडियाज वो थे कि हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम हो, ठीक है, लेकिन टिपिकली हम एक वेरिएबल के ऊपर काम नहीं करते। टिपिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और उनके बीच में हम एनालिसिस करना चाहते हैं, उनके बीच में हम रिलेशनशिप्स देखना चाहते हैं कि हमारे दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ये जो रिलेशनशिप है, इसको देखने के लिए आपके दो वेरिएबल्स के बीच में हमारे पास आता है बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली आपके दो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसमें जो हमारे दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि या हम न्यूमेरिक टाइप ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर काम करेंगे, या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर काम करेंगे, या न्यूमेरिक एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि या दोनों वेरिएबल्स न्यूमेरिक हो, या दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल हो, या एक वेरिएबल न्यूमेरिक हो और दूसरा कैटेगोरिकल हो। जब इस तरह का केस होगा तो फिर हम इसके ऊपर बाइवेरिएट एनालिसिस यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर दोनों न्यूमेरिक होंगे तो फिर हम स्कैटर प्लॉट्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर, या जॉइंट प्लॉट्स यूज कर सकते हैं। अगर दोनों कैटेगोरिकल होंगे सिंपल प्लॉटिंग के लिए, तो हम उसके लिए काउंट प्लॉट्स यूज कर सकते हैं, सिंपल काउंट करके के कितने कितने आइटम्स है, फ्रीक्वेंसी क्या है। और अगर न्यूमेरिक एंड कैटेगोरिकल दोनों हैं वेरिएबल्स, तो फिर हम लोग बार प्लॉट भी यूज कर सकते हैं, बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा वॉयलेंट प्लॉट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स बाइवेरिएट वेरिएबल्स जो है हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल हैं, इसमें आइडिया ये है कि हम कोरिलेशन निकालना चाहते हैं बिटवीन द टू पर्टिकुलर वेरिएबल्स। तो यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल है टोटल बैलेंस, एक वेरिएबल है मंथ्स इन बिजनेस। जब हम इनको प्लॉट करते हैं इन 2D प्लॉट, तो ये अगेंस्ट
वेरियस इंस्टेंसेस। तो ये हमें बता सकता है कि अच्छा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट्स से जब 200 मंथ्स इन बिजनेस हो गए तो $20,000 का बैलेंस कब तक कितनी दफा था हमारे पास, या कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं जिसमें 400 मंथ्स हो गए और उसमें 40,000 का बैलेंस था। इफ यू लुक ओवर हियर दिस इज शोइंग अस अ स्प्रेड कि अभी जब इनिशियल मंथ्स हैं बिजनेस के अंदर तो उसके अंदर जो भी हमारे पास बैलेंस है इन पर्टिकुलर हर एक पॉइंट्स के लिए, दिस कुड बी स्टोर्स और अदर थिंग्स, हर एक स्टोर का इट इज़ वेरी हाई। लेकिन एज टाइम पासेज ऑन तो फिर क्या होता है कि हमारे पास कम होना शुरू हो जाता है, राइट। अब ये जो कोरिलेशन एनालिसिस है जो जहाँ पे हम कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, लीनियरिटी वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह के प्लॉट्स आर रियली यूजफुल। दिस इज अ स्कैटर प्लॉट, ठीक है। जो तरीकाकार है इसमें वो ये है कि बिफोर यू यूटिलाइज एनी काइंड ऑफ प्लॉट्स और इवन आफ्टर यू यूटिलाइज एनी काइंड ऑफ प्लॉट्स, अगर आप इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप इसको बताना चाहते हैं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक फॉर्म में क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द टू पर्टिकुलर वेरिएबल्स, तो इसके दो तरीके हैं कोरिलेशन कैलकुलेट करने के। मतलब तरीके तो काफ़ी सारे हैं लेकिन दो बहुत पॉपुलर है। एक है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट और एक है स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट। जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इसका काम ये है कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप जो है ना आइडेंटिफाई करता है। अगर आप ये दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो तो आप पियर्सन कोरिलेशन यूज करेंगे। इसकी वैल्यूज रेंज फ्रॉम -1 to 1। 0 इंडिकेट्स के कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं है, -1 इंडिकेट्स कि एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है और 1 इंडिकेट्स एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और इसको करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हर आइटम जो है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द मीन फॉर बोथ वेरिएबल्स x एंड y, सम कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं बाय अंडर रूट ऑफ इट सम ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर और सम ऑफ yi माइनस y बार स्क्वायर। यहाँ से हमें पता लग सकता है कि जो हमारे पास r की वैल्यू आ रही है ये पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। इस r की वैल्यू हमें बताती है कि क्या जो रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ठीक है। इस केस में हमारे पास जो है ना वो r is about greater than 0.5, so this is going to show a very strong positive linear correlation and this one is going to show us a very strong negative linear correlation, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब हमारे पास कोई गारंटी ना हो लीनियर रिलेशनशिप की और हम चेक करना चाहें नॉन लीनियर रिलेशनशिप, नॉन लीनियर रिलेशनशिप के लिए फिर हम पियर्सन कोएफिशिएंट नहीं यूज कर सकते, फिर हमें यूज करना पड़ेगा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है ये बेसिकली इस चीज पे नहीं डिपेंडेंट कि आपकी एक्चुअल वैल्यूज क्या है। स्पीयरमैन रैंक ये करता है कि आपके एक पर्टिकुलर वेरिएबल की जो भी वैल्यूज हैं आप उनको रैंक दे देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें ना, बजाय इसके कि आप इसकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज लो, आप इन सबको एक रैंक दे दो कि 90 जो है ना वो 1 है, रैंक 1 है, 93 रैंक 2 है, 96 रैंक 3 है, तो इसके आगे आ जाएगा 1 2 3, फिर उसके बाद वो ये करेगा 4 फिर 5 6 7 8 और फिर इनको डिवाइड करके करना शुरू कर देगा। बट रैंक की कैलकुलेशन एक अलग चीज़ है। तो वंस इट हैज कैलकुलेटेड रैंक फॉर ऑल ऑफ दीज नंबर्स, उसके बाद ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, ठीक है, जिसमें जो di है दिस इंडिकेट्स द रैंक ऑफ एवरी नंबर माइनस द डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स, ठीक है, ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, दो डिफरेंट रैंक्स बनते हैं उसके, और उसके बाद जो है ना हम उसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं बाय n into n square minus 1 where n is the number of observation and what this gives us is rho, और ये जो rho है ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो ये हमें बताता है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है, जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं, ठीक है। Then we have something known as categorical analysis. First one was कि जब दोनों वेरिएबल न्यूमेरिक हैं। In the second case हमारे पास दोनों वेरिएबल कैटेगोरिकल हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का मतलब ये है
कि उनके जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करती है, जैसे जेंडर, राइट, इट इज स्पेसिफिक कैटेगरीज। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एज के ऊपर जो है ना हम लोग कर रहे हैं प्रेस बायोपिक, यंग या प्री प्रेस बायोपिक, अगेंस्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, आर दे कंफर्टेबल इन वेयरिंग नो कॉन्टैक्ट लेंस और हार्ड काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज और सॉफ्ट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। इनके दरमियान जब हमें कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके पीछे हमारे पास टेक्निक्स हैं सच एज कंटिंजेंसी टेबल और काई स्क्वायर टेस्ट। ये जो टेक्निक्स हैं ये हमें ये बताती हैं कि इन दो या किसी भी दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, ठीक है। जो कंटिंजेंसी टेबल है सबसे पहला, दिस इज अ वेरी सिंपल टेबल और ये एक्चुअली बड़ा यूजफुल भी है क्योंकि ये ही काई स्क्वायर में भी जाता है। इसके अंदर आप क्वाइट सिंपली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक कैटेगोरिकल वेरिएबल की अगेंस्ट अनदर कैटेगोरिकल वेरिएबल। जो हमारे पास रोज है यहाँ पे दे रिप्रेजेंट वन वेरिएबल एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट द अदर वेरिएबल। इट डजंट मैटर, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है ना हर सेल के अंदर, ये फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी ऑब्जर्वेशंस की जो इन दोनों को बिलोंग करती होंगी। सो हमारे पास एक टोटल नंबर ऑफ कुछ वो हैं, ठीक है, एंट्रीज हैं जिसमें हमारे पास जेंडर आ जाता है और उसके अंदर हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि डू यू लाइक स्निकर्स और नॉट, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता है कि अच्छा 43 बॉयज लाइक स्निकर्स, 30 गर्ल्स लाइक स्निकर, 8 बॉयज डोंट लाइक स्निकर्स, 19 गर्ल्स डोंट लाइक स्निकर्स। इन सबको आप सम कर देते हैं, इन दोनों को सम करेंगे ये वैल्यू, इन दोनों को सम करेंगे ये वैल्यू, फिर ये सम और दोनों तरफ से सम करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू। ये है हमारे पास कंटिंजेंसी टेबल। सो दिस गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ कि आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। एक तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर तो आपका डेटा स्क्यूड हो तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। From here, if you want to make some kind of a decision, you can try to do that. It may or may not work. Like right now, can we make any kind of conclusion based upon this data? Boys like more Snickers? Yeah, that is something that we can say. Because we can obviously see that there is a higher percentage of boys who like Snickers than those who do not like Snickers. And the girls who like Snickers are a bit more, of course, but not as high as the boys. So this is something that we can say from this particular data. One other thing that we can do is we can utilize this particular contingency table to do a chi-square test. A chi-square test is utilized to understand the relationship between the two variables. Relationship between the two variables के लिए हमें कोई हाइपोथेसिस चाहिए, ठीक है। एक हाइपोथेसिस हमें पहले से डिफाइन करनी पड़ती है। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हम इसमें बताते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस डाटा वी एक्सपेक्ट कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड पीपल हु लाइक और डिसलाइक स्निकर्स, ठीक है। दिस इज अ हाइपोथेसिस। इसमें एक होती है नल हाइपोथेसिस व्हिच सेज कि देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, between the I mean there is no relationship between gender and people who like or dislike Snickers. और एक होती है alternate hypothesis. Alternate hypothesis indicates कि भाई there is some kind of a relationship between these two variables, ठीक है। Alternate hypothesis is always going to be opposite of your null hypothesis, ठीक है। chi-square test जो है ये यूटिलाइज होता है null hypothesis के अगेंस्ट। और इसके अंदर एक और चीज़ जो हम करते हैं यूटिलाइज, वो ये करते हैं कि जो हमारे दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होने का मतलब आपको पता है? Anyone who does not know what it means कि वेरिएबल they are not affecting each other.